हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में और उसे ही आज आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और जानते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के और बहुत सारे एग्जांपल्स और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसे जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, अगर वो फ्रॉड है तो पहले के समय में लोग ला करके उसे हीरे जवाहरात प्रॉपर्टीज कैसे, कोई पेपर्स तो हुआ नहीं करते थे पहले, तो ला करके डोनेट करते थे, वो डोनेशन में चला जाता था, एज अ चैरिटी चली जाती थी। लेकिन अब अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और किसी स्पिरिचुअल गुरु के कहने पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के अगर कोई पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है, तो उसे माना जाएगा कि वो वॉइडेबल होगा, वो वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि अगर किसी भक्त के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो कई सारे जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स उनके नाम हो जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि हमने क्या कर दिया, हमने गलत कर दिया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आज के समय में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका इलस्ट्रेशंस पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। और हम लोग टॉपिक पे थे व्हाट इज रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। क्या होता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी? इससे रिलेटेड हम लोगों ने केस लॉ देखा था, विलियम्स वर्सेस बैले का केस लॉ। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी को हम अगर जाने तो ध्यान से देखिएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि रियल अथॉरिटी क्या है, जो सामने से वर्क करती हुई दिख रही है हमें। कि जैसे पुलिस ऑफिसर का हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, जजेस का एग्जांपल दिया था। अगर कोई वकील है, अगर एडवोकेट है और वो कहता है कि हम आपको केस जरूर जिता देंगे, अगर आप हमारे नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं या आप हमें 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, भले ही आपको छोटा केस है, मैं आपको केस जिता दूंगा, तो वो क्या माना जाएगा? आपने जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर किया। क्यों? क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस में आके वो सारा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपकी विल वो नहीं थी, आप कभी उसे प्रॉपर्टी अपनी देनी नहीं चाहते थे, लेकिन उसका इस प्रकार से इन्फ्लुएंस था कि आपको वो प्रॉपर्टी उससे देनी पड़ी, आपकी विल पर वो डोमिनेट किया। ठीक है, तो इससे ये क्या माना जाएगा? सामने जो पर्सन दिख रहा है हमें, जो एक्ट करते हुए, जिसका इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा है, जैसे पुलिस ऑफिसर हुआ, एडवोकेट हुए या कोई पर्सन इन अथॉरिटी है, सामने से दिख रहा है, पेशेंट, डॉक्टर, तो ये रियल अथॉरिटी में आ जाएंगे। अपेरेंट अथॉरिटी क्या है? अपेरेंट अथॉरिटी मीन्स कि वो वर्क ऐसा कर रहा है कि जैसे कि रियल अथॉरिटी जैसा वर्क कर रहा है, पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बुरारी देत केस का। आप लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी आई थी या डॉक्यूमेंट्री थी शायद वो। तो इसमें कोई पर्सन था, इनके फैमिली मेंबर था। इस बुरारी डेथ केस में जो फैमिली मेंबर था वो डोमिनेट कर रहा था बाकी अदर फैमिली मेंबर्स के विल पर। जो वो कहता था उसके घर में सारे फैमिली मेंबर्स वही करते थे, और इस कदर वो इन्फ्लुएंस कर रहा था अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कि वो जितने भी घर के 3 जनरेशन तक के मेंबर्स थे वो सब सुसाइड कमिट करते हैं एक ही घर में। तो इस तरह से अपेरेंट अथॉरिटी वर्क करती है, इस तरह से अपेरेंट अथॉरिटी वर्क करती है कि जैसे कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन वो वर्क कर रही हो आपके ऊपर, वो आपके ऊपर वर्क कर रही हो। इसका बेस्ट एग्जांपल था बुरारी डेथ केस का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, एक केस है इसके आगे, गणेश नारायण नागरकार वर्सेस विष्णु रामचंद्र सर्राफ का केस है। ये आपको ये समझाने के लिए है, अच्छा एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। यहाँ हुआ क्या था इस केस में? इट वॉज स्टेटेड बाई कोर्ट दैट अनफेयर एडवांटेज इज द एडवांटेज और इनरिचमेंट विच इज ऑब्टेन थ्रू अनजस्ट मीन। देखिए, कोई भी एडवांटेज यहाँ अगर गेन किया जा रहा है, यहाँ मेन बात ये जानना है कि एडवांटेज होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी माना जाएगा जब सामने वाले को कोई एडवांटेज हो। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when bargains favor a person who enjoys influence and which proves unfair to others। वो enjoy कर रहा है influence को, और सामने वाले का जो जो influence इफेक्ट पड़ रहा है सामने वाले के ऊपर,
जो उसका इन्फ्लुएंस से इफेक्ट पड़ रहा है वो अनफेयर है। जैसे कि ये बुरारी डेथ केस में हुआ, जो इस पे जो घर वालों पे इफेक्ट पड़ा, जो घर वालों के हर एक पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो क्या था? वो अनफेयर था, वो अनफेयर था। तो इसमें इसी केस में कोर्ट ने कहा था कि एक तो वो अनफेयर गेन होना चाहिए, अनफेयर एडवांटेज गेन होना चाहिए सामने वाले का, और ये भी होना चाहिए कि सामने वाले का, जिस व्यक्ति का लॉस हो रहा है, वो अनफेयर लॉस हो रहा है। ठीक है, वेयर वन पार्टी इज इन फिड्यूसरी रिलेशंस टू अदर पार्टी। अब देखिए, ये तब भी हो सकता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फिड्यूसरी रिलेशन में हो। अब कैसा फिड्यूसरी रिलेशन? मीन्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का रिलेशन हो, इतना विश्वास हो दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में, कि सामने वाला एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, जैसे फैमिली मेंबर्स में हुआ था बुरारी केस में, जैसे डॉक्टर और पेशेंट में हो सकता है। पेशेंट बहुत विश्वास कर रहा है, नहीं नहीं ये डॉक्टर तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े बीमारी इन्होंने सही की है, तो अब ये जो भी करेंगे, ये जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा, है ना? तो इतना ट्रस्ट था और कॉन्फिडेंस, कि नहीं, विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन इम्पोजेस फेथ, फेथ है उसका, एंड कॉन्फिडेंस ऑन द अदर, जब विश्वास, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ सब है सामने वाले के ऊपर, ही एक्सपेक्ट नॉट टू बी बिट्रेड। सामने वाला क्या उम्मीद करेगा कि नहीं, ये हमें धोखा नहीं देगा। ट्रस्ट का मतलब यही होता है कि जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, वो हमें धोखा नहीं देगा। इतना कॉन्फिडेंस है हमारे उसके ऊपर, इस तरह से हम उसके ऊपर फेथ करते हैं कि हम बिट्रे कभी नहीं होंगे उसके द्वारा। ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि वो हमें कभी बिट्रे कर सकता है। इफ द अदर पार्टी बिट्रेस, अब सामने वाली पार्टी उसको बिट्रे करती है, द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इम्पोज्ड इन हिम एंड गेन एन अनफेयर एडवांटेज, और गेन करती है एक अनफेयर एडवांटेज उस व्यक्ति से, बिट्रे करके, उसे धोखा दे करके, द सफरिंग पार्टी हैज नो ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फिड्यूसरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फिड्यूसरी रिलेशनशिप, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, कोई भी सॉलिसिटर और क्लाइंट हो, ट्रस्टी एंड ट्रस्ट, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी, जैसे बाबा और भक्त वाला हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, यहाँ पे हमने पिक्चर भी लगा रखी है ताकि मेमोराइज हो जाए ये चीज कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप में केवल हस्बैंड वाइफ या रिलेटिव्स ही आ सकते हैं, नहीं, फिड्यूसरी रिलेशनशिप में कोई भी आ सकता है जिसके साथ हमारा कोई भी ट्रस्ट का रिलेशन बन रहा हो, फेथ का रिलेशन बन रहा हो, कॉन्फिडेंस हो उस व्यक्ति के ऊपर कि हमें ये व्यक्ति कभी बिट्रे नहीं करेगा, वो सारे फिड्यूसरी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, माता पिता, माता पिता के ऊपर क्या बच्चा जो है वो कभी ये सोच सकता है कि हमारे पिता या हमारी माँ हमें धोखा दे सकती है, बिट्रेयल मिल सकता है? कभी नहीं सोच सकता। फेथ है उसे, तो क्या हो जाएगा ये? फिड्यूसरी रिलेशन। हस्बैंड एंड वाइफ, अगर कोई चीट करता है एक दूसरे के ऊपर, क्या है ये? एग्जाम्पल है हस्बैंड एंड वाइफ का, फिड्यूसरी रिलेशनशिप का। कोई एक पर्सन अगर चीट कर रहा है तो सामने वाले के ऊपर, तो उसके ऊपर तो फेथ है, दोनों में फेथ है। पेरेंट्स चाइल्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर फेथ है। अगर हम किसी वकील को, एक एडवोकेट को अपना केस ले जाके देते हैं तो हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, तो हम केस ले जाके देते हैं उसे। मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट, गार्जियन एंड वॉर्ड, ठीक है, गार्जियन एंड वॉर्ड यही हो गया, पेरेंट्स चिल्ड्रन, या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने अपॉइंट किया हो किसी को गार्जियन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? फिड्यूसरी रिलेशनशिप के। आपको यहां तक फिड्यूसरी रिलेशनशिप में कौन कौन आएगा ये समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट undue influence occurs when the decision of another party to the transaction can be influenced by one party. एक पार्टी का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सामने वाले पार्टी के द्वारा। एक पार्टी का डिसीजन सामने वाली पार्टी के द्वारा जब इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसमें सामने वाली पार्टी का गेन हो रहा है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, तो उसे माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, अब यहां पे हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। ठीक है,
यहाँ हम रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ बात पे हम लोग आए हैं कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो हम लोगों ने, आप लोग बेयर एक्ट खोल करके बैठे होंगे, हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि हम लोग जो भी एक्ट्स पढ़ते हुए चलेंगे आपके सामने, आपके पास आपका बेयर एक्ट जरूर होगा। तो अगर आप सेक्शन देख रहे हैं इसका अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो उसमें सेक्शन में यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है। सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 में ये बात किया है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा। तो जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो लाई करता है जो विक्टिम होता है, उसे प्रूफ करना होता है कि हमारे साथ कोई रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग कमिट हुआ है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन पर होगा उसे प्रूफ करना होगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 को। ओके, तो इसे रिलेट करके चलते हैं सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के से। The rule regarding the burden of proof in such cases is contained in section 111 of Indian Evidence Act, जिसको रीड करते हैं इस तरह से। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट आपको हम बाद में पढ़ाएंगे तो आप उसमें देखेंगे where there is a question as to a good faith of transaction between the parties। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है जहां पे पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में गुड फेथ है, गुड फेथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वन ऑफ होम स्टैंड्स टू अदर इन द पोजीशन टू एक्टिव कॉन्फिडेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। और ये जो एक्टिव कॉन्फिडेंस है ना, यहाँ हम लोग ये मानते हुए चलेंगे कि द पर्सन इज इन द डोमिनेंट पोजीशन, वो डोमिनेट कर रहा है सामने वाले के ऊपर, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 of Indian Evidence Act and section 16 subclause 3 of Indian Contract Act 1872। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको किसी भी तरह का। कहता है ए सोल्ड हिज गोल्ड रिंग टू हिज टीचर बी फॉर ₹200। क्या कभी गोल्ड रिंग, एक अच्छा खासा गोल्ड रिंग क्या 200 रुपीज में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। लेकिन अब यहाँ पे ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो किस चीज का रिलेशन है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। ठीक है, ए ने अपना गोल्ड रिंग बेचा, सोल्ड कर रहा है अपने टीचर को, कितने में? मात्र 200 रुपए में। आफ्टर ही हैड बीन ऑफर्ड गुड ग्रेड बाय हिज टीचर। क्या है ये क्या है? एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस है। टीचर कहता है बेटा मैं तुम्हें एग्जाम में पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे एग्जाम में पास छोड़ो, मैं तुम्हें क्लास में टॉप करा दूंगा, तब अगर तुम जब मुझे अपनी ये गोल्ड रिंग दोगे, हाँ पैसा लेके देंगे तुम्हें, 200 रुपीज दे देंगे। बच्चा था वो, ठीक है, बच्चा भी नहीं था, 19 ईयर्स का था, 20 ईयर्स का था, उसे चाहिए था अच्छा नंबर, तो उसने क्या किया? गोल्ड रिंग दे दिया। उसे क्या पता था कि ये गोल्ड रिंग की जो प्राइस है वो 2 लाख है, ठीक है, या पता होने के बाद भी वो दे दिया क्योंकि उसे अच्छा नंबर चाहिए था। तो हियर एज परमिशंस इज नॉट गिवन फ्रीली, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर। क्योंकि ए ने जो भी अपना रिंग दिया वो फ्रीली नहीं दिया, उसे पता था कि 2 लाख का मेरा अगर रिंग है तो मैं 200 रुपए में अगर दे रहा हूं तो मेरा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। फिर भी वो दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसे गुड ग्रेड चाहिए था, अच्छे मार्क्स चाहिए थे क्लास में, फिर भी वो देता है। इसका मतलब उसे इन्फ्लुएंस किया गया है टीचर के द्वारा। यहाँ पे गेन किसका हो रहा है? गेन हो रहा है टीचर का। किस तरह से गेन हो रहा है? वो रॉन्गली गेन है, ये बिल्कुल रॉन्ग गेन था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट, पर्सन इन बॉडली और मेंटल डिस्ट्रेस। ये कैसा लाइन लिखा है यहाँ पे कि पर्सन इन बॉडली और मेंटल डिस्ट्रेस, ये हम लोग सेक्शन 16 के, अभी अगर आपके सामने बेयर एक्ट खुला है तो आप उसमें देखेंगे सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 के सेक्शन बी में, सब सेक्शन बी में था दिया हुआ। ठीक है, इसके बारे में कि मेंटल डिस्ट्रेस की जो स्टेट होती है माइंड की,
doesn't amount to undue influence until the defendant has used his opportunity to take unfair advantage from the other party. देखो, similarly, instigating a person to enter into contract who has attained majority amount to undue influence under this category due to lack of plaintiff's experience. ठीक है, अब यहाँ हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। कोई लड़का है जो जल्दी घर से बाहर नहीं निकलता है, वो थोड़ा घर के अंदर ही रहता है, थोड़ा साई टाइप का है, लड़का मान के चल रहे हैं, यहाँ पे लड़की भी नहीं, लड़के को लेके चलते हैं। वो काफी साई नेचर का है, ठीक है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है, मान लेते हैं कि वो 19 और 20 ईयर्स का या फिर 20 ईयर्स का, ठीक है, 20 ईयर्स का है, मान 19 छोड़ो, ये 20 ईयर्स का लड़का है। अब ये जो 20 साल का लड़का है, ये साई नेचर का है, इसने अपना कॉलेज भी नहीं कंप्लीट किया, ये घर पे रहता है, मात्र 10-11 तक ही पढ़ा है ये लड़का, 10th क्लास तक ही पढ़ा है ये, ठीक है। अब इसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है ये लड़का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, मान लेते हैं कि ये किसी स्पिरिचुअल गुरु या किसी टीचर के, मान लेते हैं टीचर के। अब ये केवल 10th क्लास तक पढ़ा था, 20 साल का लड़का है, माइनर नहीं है ये लड़का। अब ये टीचर के कहने पर एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, टीचर इससे ये कहता है मैं तुम्हें 11th 12th करा दूंगा, पास करा दूंगा, तुम अगर जो ये अपनी प्रॉपर्टी है, ये जो अपना घर है मेरे नाम कर देते हो तो, ठीक है, टीचर ये कहता है इससे। अब ये लड़का जो है वो इसके नाम पे घर था, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी टीचर के, क्यों? क्योंकि इसे 11th 12th में पास होना था। इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। अब यहाँ पे ये कह रहा है एंड ओनली मेंटल डिस्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड डजंट अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई मेंटली डिस्ट्रेस है तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, अंटिल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन? जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, हैज यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक अनफेयर एडवांटेज। अगर वो जब तक डिफेंडेंट ने अनफेयर एडवांटेज उस पार्टी से गेन नहीं किया, तब तक अगर कोई मेंटल डिस्ट्रेस में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो उसे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। जैसे किस केस में क्या होता है, इंदर सिंह वर्सेस दयाल सिंह के केस में द कोर्ट स्टेट्स दैट द अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइजेस व्हेन वन पार्टी टेकिंग द टेम्पररी और परमानेंट एडवांटेज। अच्छा, ये एडवांटेज कैसा हो सकता है? ये एडवांटेज टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये सेल ना करके, ये जो लड़का है 20 साल का, इस प्रॉपर्टी को सेल ना करके इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे देता है, फॉर 1 ईयर, even this is also a unfair advantage, this is also an unfair advantage because ये टेम्पररी है, टेम्पररी गेन हो रहा है टीचर का, वो भी किस तरह का गेन? अनफेयर गेन हो रहा है, अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है ऑफ मेंटल कंडीशन एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। किसका? मेंटल कंडीशन का फायदा उठाया जा रहा है इस बच्चे का। ये 20 साल का है, ये भले मेजर है, लेकिन इसका दिमाग जो है वो इस हिसाब से, इसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाया है, इसका माइंड एक्सपीरियंस जो नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसका कोई भी लाभ उठाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो एडवांटेज होगा, एडवांटेज लिया जा रहा है, ये किसी भी नेचर का हो सकता है, ये टेम्पररी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है, ये दोनों नेचर का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक और एग्जांपल है, ए इंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है बी के साथ जो कि माइनर है एंड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बी बहुत विश्वास करता था ए के ऊपर, अच्छी दोस्ती थी, ये मान के चलते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। बी माइनर था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे। इट विल अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस अनलेस, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ही माना जाएगा। अगर ये माइनर भी नहीं भी होता, ये मेजर भी होता, तो भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और भी उसकी गहराई को समझ नहीं पाता है, तो भी उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस ही माना जाएगा, अनलेस, जब तक कि
ए प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इन गुड फेथ। अगर ए ने गुड फेथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है बी के साथ और बी का कोई लॉस हो जाता है तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए ने गुड फेथ में एंटर किया। अब हाँ, ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि दैट वाज इन गुड फेथ और नॉट, ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। एंड विथ एडिक्वेट कंसिडरेशन ऑफ बी, एक कंसिडरेशन भी एडिक्वेट देता है बी को अच्छा खासा और गुड फेथ में करता है, तो फिर अगर बी उसकी कॉम्प्लेक्स टर्म्स को नहीं समझ पाता है, गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कंसिडरेशन भी एडिक्वेट दिया गया था बी को, तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। A case of undue influence is established more easily when there is evidence to establish to show that a person influenced was of feeble mental capacity or weak state of health। देखिए, ये इजी हो जाता है किसी चीज को दिखाना, किसी भी केस में ये दिखाना कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, तब जब जो पर्सन है उसका जो मेंटल कैपेसिटी है वो वीक है, वो वीक है। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि इसकी गहराई को समझ सके, तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब बर्डन ऑफ प्रूफ को हम लोगों ने जाना था। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन पर होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट the contract was not affected from undue influence lies the person who was in the position to dominate the will of other। इसलिए इसे बार बार कहा जा रहा है, या हम लोगों ने देखा सेक्शन 11 में भी, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बहुत एक अच्छा एग्जांपल देते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई केस जो है ये थेफ्ट का है या मर्डर का है, ठीक है, अब ए का घर है और ए के घर में थेफ्ट हुआ, ए का घर है उसके घर में थेफ्ट होता है, चोरी होती है उसके घर में, और किसके द्वारा की जाती है चोरी? ये बी के द्वारा की जाती है। ए कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि बी ने ही मेरे घर में चोरी की। ए कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि बी ने मेरे घर में चोरी की। अब ये जो बी है, अब ये जो बी है ये यहाँ पे चुप रहेगा भाई, ये यहाँ पे बिल्कुल चुप रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई कर रहा है? यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा है ए के ऊपर। ठीक है, इन जनरल रूल, ये जनरल रूल कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा ए के ऊपर इन दिस टाइप ऑफ केसेस, थेफ्ट, मर्डर, डकैती। यहाँ पे एक कोर्ट में जाके प्रूफ करेगा। कैसे प्रूफ करेगा? दिखाएगा कि हाँ मेरे घर में इनका फिंगरप्रिंट्स था, मेरे जो पहरेदार था घर के बाहर का उसने देखा था बी को एंटर करते हुए घर में, है ना, या सीसीटीवी कैमरा में आया है, ये सारी चीजें प्रूफ करेगा ए। तब बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा बी के ऊपर डिफेंस, एज अ डिफेंस कि नहीं मैं एंटर नहीं किया था, मेरा कोई काम था या जो भी हो। ठीक है, नॉर्मल केसेस में। बट यहाँ पे इस बात को बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि अब अगर ये केस जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, अगर ये जो केस है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, अब ये जो कहता है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इसने मेरे विल पर डोमिनेट किया, इसलिए मैं इसकी बात में आ गया, मैं इसके भरोसे पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया और मेरा लॉस हो गया। ठीक है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करा दी, मैंने अपना सारा बैंक बैलेंस इसको दे दिया। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करेगा बी के ऊपर, बिकॉज हियर बी इज ऑन डोमिनेटिंग पोजिशन, ये डोमिनेटिंग पोजिशन पर है बी, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा बी के ऊपर। आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको चीजें कि क्यों बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे बी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में यही बात करता है। ठीक है, अब जैसे रेप के केसेस होते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल रेप का केसेस भी है कि अगर ए जो है वो विक्टिम है, विक्टिम अ गर्ल हु इज अ विक्टिम ऑफ रेप। ठीक है, अब ये जाके चार्जेस लगाती है बी के ऊपर कि इसने ही रेप कमिट किया है। अब यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाई कर रहा है बी के ऊपर। रेप के केसेस भी एक्सेप्शंस होते हैं इसके, इसे बी को प्रूफ करना होगा कि नहीं मैंने नहीं किया है रेप। ठीक है,
ए जो है इसे इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई नहीं करेगा, है ना। उसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी होता है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कब बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा है, किसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट एडवांटेज दोनों हो सकता है। मेंटल डिस्ट्रेस की स्थिति में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में वो आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल जो सामने वाले का फेथ है वो गुड है। अगर गुड फेथ में किया जा रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट तो उसे नहीं माना जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया है, उसे वॉइडेबल करार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन इज फाउंड टू बी इन पोजीशन बाय विच ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर, अगर वो इस पोजीशन पर है सामने वाला व्यक्ति कि वो डोमिनेट कर दे रहा है सामने वाले की विल को, सामने वाले की विल को डोमिनेट कर दे रहा है, और अ ट्रांजैक्शन अपीयर्स टू बी अफेक्टेड ड्यू टू डोमिनेंस, the burden of proof that no undue influence was exercised in the transaction lies on the party who is in the position to dominate the will of others। यही अभी हमने समझाया आपको कि डोमिनेट जो कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, उसी ही प्रूफ करना होगा कि कोई भी वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, जो भी किया गया वो सामने वाले के कंसेंट से किया गया था, वो भी फ्री कंसेंट, देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एक केस और देखेंगे हम लोग, दियाला राम वर्सेस सरगा। दियाला राम वर्सेस सरगा के केस में जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ थे, इन दोनों में से किसी एक ने मनी लेंड किया विलेज में, विलेज के मनी लेंडर था, मनी लेंड किया, और जो उसका ट्रांजैक्शन था कोर्ट ने ये देखा कि जो ट्रांजैक्शन किया गया है दोनों के द्वारा वो अनफेयर मैनर में है, अनकॉन्सियसनेबल मैनर में है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो लाई किया प्लेंटिफ के ऊपर कि उसे शो करना पड़ा कि नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन किया गया था इसमें कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। The burden of proving that the contract was not induced by the undue influence is to lie upon the person who was in the position to dominate the will of other। हमेशा burden of proof उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा जो इस पोजीशन पर हो कि वो सामने वाले के विल को डोमिनेट करे, भले ही वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। अगर ट्रांजैक्शन ये दिख रहा है कि वो ट्रांजैक्शन है वो अनकॉन्सियसनेबल का मतलब होता है अनफेयर या अनजस्ट मैनर में है। ठीक है, इसका मीन्स होता है अनफेयर और अनजस्ट मैनर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, भले ही वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक्स एन एग्रीमेंट वॉइडेबल। अब ये हम लोग देख चुके थे, फिर से जान लेते हैं इस बात को कि ये हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो एग्रीमेंट होगा उसे वॉइडेबल किया जाएगा, दैट इजंट अ वॉइड। ठीक है, उसे वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉस्ट, जिसके कंसेंट से किया जा रहा है, जिसके कंसेंट, जिसने कंसेंट दिया था, अगर वो पार्टी चाह रही है उसे वॉइड कराना तो उसे वॉइडेबल करार करा सकती है बाद में। ठीक है, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड मतलब कि वॉइडेबल किया जा सकता है बाद में कोर्ट के द्वारा। ठीक है, हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन अवॉइड टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट डजंट लाई इन द हैंड ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात कहा है इसने कि ये जो राइट है ना कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल करार कराने वाला, ये किसी थर्ड पार्टी के ऊपर लाई नहीं करेगा। वो जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, केवल वही दो पार्टीज में से अगर कोई चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है, नॉट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइडेबल करार नहीं करा सकती, वॉइडेबल नहीं करा सकती। ठीक है, केवल वही पार्टी करा सकती है जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वही कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, वही कॉन्ट्रैक्ट को कह सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है ये डिपेंड करेगा केवल और केवल पार्टीज के बिटवीन। अब वो पार्टीज हो, अच्छा देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ये नहीं है कि मे बी यहाँ पे पार्टीज ए
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बहुत सारे पार्टीज हो सकते हैं, अप टू मेनी पार्टीज बहुत सारे हो सकते हैं। जब पार्टीज बहुत सारे होंगे तो उन्हीं पार्टीज में से कोई भी ये कह सकता है कि हाँ हमारे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। लेकिन अगर पार्टी में से अगर ये जो जेड है ये नहीं था, इस पार्टी में इन्वॉल्वमेंट जेड का नहीं था, और अगर ये आता है और ये कहता है कि ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाया जाए, तो जेड की बात यहाँ कोर्ट नहीं सुनेगी भाई, क्योंकि ये यहाँ पे पार्टी नहीं था। अगर जेड आके ये कहता है कि इन लोगों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन लोगों के बीच में जो ए बी सी डी ई एफ जी एच थे, इन लोगों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, इन सब ने मिलकर के अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दी, ए को दे दी। अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जेड आके कहता है, केस फाइल करता है, तो इसे नहीं माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इसमें से कोई पार्टी उठ के इस बात को बोले। जेड की बात यहाँ कोर्ट नहीं सुनेगी। ये राइट जो है सेट असाइड कराने का, ये जेड के पास नहीं है। केस को सेट असाइड कराने का राइट जेड के पास नहीं है। केस को सेट असाइड केवल उस पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की थी, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज एंटर की थी वही करा सकती हैं, नॉट अ थर्ड पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए चीजें दोनों में एक ही जैसी हो रही है, कोवर्जन में भी एक जैसी चीजें हो रही है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी चीज एक ही जैसी हो रही है। अब ये कंफ्यूज करता है कि कैसे ये डिफरेंट हो जा रहे हैं दोनों चीजें। इसमें भी डरा धमका के काम किया जा रहा है, इसमें भी डरा धमका के काम किया जा रहा है, दोनों में ही डरा धमका के काम किया जा रहा है या बहला फुसला के काम किया जा रहा है। तो फिर ये डिफरेंस कैसे हो जा रहा है? ठीक है, तो अब जानते हैं नेचर ऑफ एक्शन को पहले देखते हैं। थ्रू coercion by committing an offense or threatening to commit an offense, consent is gained. Under the undue influence, consent is gained by suppressing other parties will. ठीक है, जो भी ऑफेंस किया जा रहा है कोअर्जन में जो भी ऑफेंस किया जा रहा है वो डरा धमका के किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, वो थ्रेटन किया जा रहा है कि आप इस काम को करिए। सामने वाले की इच्छा साफ हो ही नहीं पा रही, साफ है कि वो नहीं करना चाह रहा है। सामने वाले की इच्छा जो है वो साफ दिख रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो घबराहट में कोई काम कर रहा है। तो क्या है? ये कोवर्जन है। लेकिन जो सामने वाले की इच्छा को ही बदल दे रहा है, सामने वाले पर्सन की जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है वो इच्छा को ही बदल दे रहा है, पार्टीज के विल को ही सप्रेस कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, कि इच्छा उसकी कुछ और करने की है लेकिन उसकी इच्छा को बदल दे रहा है। जैसे कि अगर ये दो दोस्त खड़े हैं, देखिए, लेकिन हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पर होना चाहिए, एक पर्सन हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको यहाँ समझा रहे हैं कि अगर दो दोस्त खड़े हैं, उन दो दोस्तों में ये बात होता है कि अगर यहाँ पर कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, एक शिप है ये और एक बड़ा सा क्रूज है ये, ठीक है। एक जो ये दोस्त है, ये बैठना चाह रहा है, ए जो है ये बैठना चाह रहा है इस छोटे वाले शिप पे, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, बोलता है चलो नदी में ही घूमना है, चलो इस छोटे वाले शिप पे बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो बी है इसके पास बहुत पैसा है, अभी कहता है यार क्या बैठना है, घूमना है तो अच्छे से घूमते हैं, क्या छोटे मोटे शिप पे घूमेंगे, चलो बड़े शिप पे घूमते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इसको भी ले जाता है, साथ में बैठाता है। तो अब ये क्या हुआ, इसके जो विल को, ए के जो विल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बी ने इन्फ्लुएंस करके, पैसा देके, चलो मैं तुम्हारा पैसा भर दूंगा, मैं तुम्हें इस पे बैठाता हूँ। लेकिन यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें किसी भी तरह का गेन नहीं किया गया है बी के द्वारा, एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाया गया है बी के द्वारा, ठीक है। तो इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक एग्जांपल ये दिए कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट हो रहा है विल ए का, तो ये माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अगर ये जो बी है, इसका जो दोस्त है, ये इसे डराता धमकाता है कि अगर तुम इस पे नहीं बैठे, इस शिप पे नहीं बैठे, तो मैं तुम्हें यहीं से ढकेल दूंगा, पानी में गिरा दूंगा, धक्का मार दूंगा, तुम्हें डुबा दूंगा, ऐसा अगर बी कहता है ए को, थ्रेटन करता है, इससे डराता है। अब ए जो है वो जाता है इस शिप पे बैठने के लिए, जो क्रूज है उस पे बैठने के लिए जाता है।
तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये कोअर्जन हुआ है, इसके साथ थ्रेटन किया गया है। ठीक है, ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का थ्रेटन नहीं हो रहा है, डराया धमकाया नहीं जा रहा है, बस इस तरह की बातें की जा रही हैं कि सामने वाले पार्टी का जो थॉट है वो बिल्कुल बदल जाए, उसकी जो इच्छाएं वो बदल जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिफरेंस होता है कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में, यहाँ से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। फिर कोवर्जन इज टिपिकली फिजिकल इन नेचर। In order to obtain the consent, it is required to physical force और violent nature का होता है ये। क्या coercion? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया कि जो बी है वो धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें गिरा दूंगा, मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, तो ये क्या है? ये फिजिकल फोर्स वायलेंट होने का एक एग्जांपल है। वायलेंट हो रहा है बी ए के ऊपर, फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की धमकी दे रहा है। अंडर इन्फ्लुएंस में ये इमोरल नेचर का होता है, इस एक तरह से मेंटल प्रेशर देता है कि यार चलो यार, हम मैं तुम्हारा पैसा वैसा दे दूंगा, भर दूंगा, ठीक है, चलता है इतना। अगर इस तरह का मेंटली इसको चेंज कर दे रहा है इस चीजों को, तो ये क्या हो गया? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, कोअर्जन इंक्लूड्स अ क्रिमिनल एक्ट। ये क्रिमिनल एक्ट इंक्लूड कर रहा है। अगर आप किसी को टच करते हैं या धमकी देते हैं तो असॉल्ट के अंदर आ जाएगा, बैटरी के अंदर आ जाएगा। तो क्या ये क्रिमिनल एक्शन हो रहा है, या आईपीसी के अंदर भी पनिशेबल होगा कोअर्जन। अंडर इन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड अनलॉफुल एक्ट। ये क्या है? ये केवल अनलॉफुल एक्ट है, इट इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। अनड्यू इन्फ्लुएंस पनिशेबल नहीं है आईपीसी के अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस की जब कैटेगरी बढ़ती है, इसके स्टेजेस जब बढ़ते हैं, तब वो पनिशेबल होगा और वो बन जाएगा कोवर्जन। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं है, कोवर्जन आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, बिकॉज दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट एन अनलॉफुल एक्ट। ये अनलॉफुल एक्ट होता है। ठीक है, केवल। अब रिलेशनशिप, कोअर्जन डजंट इन्वॉल्व अ पार्टीज रिलेशनशिप। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ए और बी के बीच में। किसमें? कोअर्जन के केस में। अगर ये दोस्त नहीं भी होते, एक किडनैपर ही है बी और आता है, डराता धमकाता है, या क्रूज का मालिक है, कहता है नहीं नहीं, तुम इस शिप पे नहीं बैठोगे, तुम मेरे ही क्रूज पे बैठोगे, तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, ए और बी के बीच में दोस्त, यहाँ पे दोस्ती का रिलेशन है नहीं, ये तो क्रूज का मालिक है। तो यहाँ पे बिना रिलेशनशिप के भी कोअर्जन एस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन इन अनड्यू इन्फ्लुएंस जरूरी है कि दो पार्टी के बीच में रिलेशनशिप हो, जैसे फिड्यूसरी रिलेशनशिप का होना जरूरी है। ठीक है, अग्रीमेंट, when coercion induces consent to an agreement, the agreement is null and void। ठीक है, कोअर्जन से किया गया जो भी एग्रीमेंट होगा पार्टीज के द्वारा, कंसेंट डरा धमका के लिया गया है, वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा। कंसेंट दिया गया है, when consent to an agreement is caused by undue influence, it become null and void at the discretion of the individual whose consent has been so affected। ठीक है, ये किस पार्टी के डिस्क्रेशन पर होगा? ये पार्टी अगर चाहे तो करा सकती है उसे वॉइडेबल, और चाहे तो उसे रोक सकती है। ठीक है, उसे इन्फोर्स करा सकती है। तो आई होप आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक बहुत अच्छे मैनर में समझ में आ गया होगा, और कोवर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप लोग बार बार इसके केस लॉज को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो ये टॉपिक आपको भूलेगा नहीं। आप मेरे लेक्चर्स को भी बार बार रिपीट करके, फास्ट में करके सुन सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें मेमोराइज होती रहे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोवर्जन क्या होता है। टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये भूलता बहुत जल्दी है, भूल बहुत जल्दी जाता है। अगर हमने अभी जो आपको बताया है डिफरेंसेस, ये तुरंत भूल जाएगा आपको अगर आप रिविजन नहीं करेंगे। तो जब भी हम पढ़ा के खत्म हो, तो एक बार जब भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, तो रिविजन जरूर करते रहिएगा इसका। ठीक है, तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी टॉपिक्स करा रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी कराते हुए चलेंगे, लेकिन एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ताकि मेजर जो टॉपिक्स है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाए। केवल अब अगर क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे तो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी सीरीज आएगी
टेस्ट सीरीज आएगी, इसकी भी क्वेश्चंस कराने की सीरीज आएगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप लोग कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, है ना। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग।